this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes, Goswami Classes. दोस्तों आज जो मैं टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूँ ये है एपिस्टोलरी नॉवल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 और इस सीरीज़ में सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स मैं आपको करा रहा हूँ। और आज इसी सीरीज़ में जो टॉपिक है हमारा वो है एपिस्टोलरी नॉवल का। इस टॉपिक को कराने से पहले एक बार ब्रीफ में मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, एक रिवाइज कराऊंगा नॉवल के बारे में, और जो काइंड्स मैं अब तक पढ़ा चुका हूं नॉवल के उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपका पक्की तरह से तैयार हो जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो प्लीज़ जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको सीरीज़ में सीक्वेंस में ये सारी वीडियोज़ मिल जाएँ। आज 17th डे है क्लास का, तो आपको वो सारी की सारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। और इस सीरीज़ में पूरा कोर्स कंप्लीट आपको कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना। और दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और इसमें कोई कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आज की अपनी क्लास को। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नॉवेल होता क्या है, किसको नॉवेल कहते हैं। नॉवेल जो होता है वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है प्रोज राइटिंग की। क्या होती है नॉवेल? नॉवेल एक एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रोज राइटिंग की। और नॉवेल जो ये टर्म है नॉवेल, ये आया कहाँ से? नॉवेल टर्म दोस्तों आता है इटालियन वर्ड नोवला से। कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी नॉवेल की? इटालियन वर्ड नोवला से नॉवेल की उत्पत्ति हुई थी। और नोवला की अगर जो हम बात करें, जो ये नोवला वर्ड है ये खुद कहाँ से आया? ये लेटिन वर्ड से आया। कहाँ से आया? ये लेटिन वर्ड से आया। और लेटिन में क्या था? लेटिन में था नोवस, और नोवस का प्लूरल होता है नॉवेल। ठीक है ना। नॉविस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है दोस्तों? नॉविस का प्लूरस नॉवेली होता है। और ये जो नॉविस है, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉवेलस जो है नॉविस का प्लूरल है, और उसका मीनिंग भी क्या होता है? न्यू होता है। तो इतना क्लियर हो, ये तो हुआ इसका ओरिजिन के बारे में कि जो नॉवेल होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नॉवेलिटी है। नॉवेलिटी किसे बोलते हैं ये मैंने आपको बताया था। ये एक लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें अराउंड 15,000 वर्ड्स होते हैं और एक ब्रीफ शॉर्ट नॉवेल कहलाता है। अगर हम बात करें नॉवेला की, तो नॉवेला क्या होता है? नॉवेला एक प्रोज फिक्शन है जो कि लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी होता है, और इसमें 30,000 वर्ड्स नियर अबाउट होते हैं। तो दोस्तों ये अंतर था नॉवेल, नॉवेलिटी और नॉवेला के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको करा चुका हूँ पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल एक पिकारो की कहानी होती है। पिकारो जो समाज का सताया हुआ व्यक्ति होता है। अब ये पिकारो की कैटेगरी कौन कौन सी हैं ये मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। और इसमें क्या होता है, हीरो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है और जहाँ भी वो जाता है उसका शोषण होता है। और इसमें दो क्लासेस का जो है क्लैश इसमें हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो हीरो का एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है। और कॉमेडी और सटायर से पिकारेस्क नॉवल डील करता है, जो पिकारेस्क नॉवल होता है। और दोस्तों ये जो इसका जो प्लॉट होता है ना वो एपिसोडिक होता है, छोटे छोटे से घटनाओं में घटित होता है। और हीरो विक्टिम ऑफ सोसाइटी है। थॉमस नेस का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, डैनियल डिफॉय का द फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ फेमस मॉल फ्लैंडर, और हेनरी फील्डिंग का हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, और चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स, मार्क ट्वेन्स की एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, और मुल्कराज आनंद का जो कुली है, और आर के नारायण का गाइड। ये बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं पिकारेस्क नॉवल के। इसके बाद गोथिक नॉवल के बारे में मैंने आपको बताया था। गॉथिक नॉवल यानी कि नॉवल ऑफ टेरर, नॉवल ऑफ वॉन्डर के नाम से भी गॉथिक नॉवल को जाना जाता है। अब इतना याद रख लेना, गॉथिक नॉवल यानी कि भूतों का उपन्यास। और भूतों के उपन्यास को आप तुलना कर देना किससे? जो हॉरर मूवीज होती हैं। और हॉरर मूवीज के जितने भी फीचर्स होते हैं वो सभी पार्ट हैं गॉथिक नॉवल का। जैसे कि इनको
नॉवल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको नॉवल ऑफ हॉरर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हॉरर होता है, इसमें रोमांस होता है, इसमें फियर एंड हॉन्टिंग होता है, ये इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एक दूर दराज जो इलाके को दर्शाया जाता है, इसमें अंधेरे को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, इसमें जो पुराना महल है या एक पुरानी हवेली है उस टाइप की लोकेशन इसमें दी जाती है, इसमें कल्पनाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हॉरेस वॉल्पोन्स का द कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो है वो फर्स्ट गॉथिक नॉवल माना जाता है, और इसके साथ साथ मिस्ट्री ऑफ ओडोल्फो बाय एन रेडक्लिफ, ये मोस्ट पॉपुलर इन्फेंशुअल गॉथिक नॉवल रहा दोस्तों, किसका, 18th सेंचुरी का। इसके साथ साथ मॉन्क जो था वो मैथ्यू लिस का लिखा हुआ फेमस गॉथिक नॉवल में से माना जाता है। इसके बाद रीजनल नॉवल की हम बात करें कि रीजनल नॉवल क्या होता है दोस्तों, ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर, एक निश्चित जो क्षेत्र है वो उस पर लिखा गया उपन्यास होता है रीजनल नॉवल। और इसमें क्या होता है, वहाँ के लोगों का तौर तरीका, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ के फेयर, वहाँ की सेरेमनीज, वो सभी चीज़ें इसमें दर्शाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें दो सोसाइटीज़ के क्लैश को दर्शाया जाता है, इसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़ को लिया जाता है, और इसमें जो पर्टिकुलर रीजन है, जिस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रीजनल नॉवेल्स की जो हीरोइंस होती हैं वो अक्सर अनमैरिड वुमेन होती हैं और यंग गर्ल्स होती हैं। इसमें अर्बन और जो रूरल सोसाइटी है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, उनकी सोच में, उनके तौर तरीकों में। स्कॉटिश नॉवलिस्ट जॉन गाल्ट एंड सर वॉल्टर स्कॉट वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनलिज्म। इसके साथ साथ इसमें लव के सब्जेक्ट से डील करता है ये, विद फेट एंड चांस, विद द रोल ऑफ फेट एंड चांस इन ह्यूमन लाइफ। थॉमस हार्डी का वेसेक्स, विलियम फॉकनर का योकान पटावापवा और आर के नारायण के जो मालगुडी हैं, ये फेमस रीजनल प्लेसेस के रूप में जाने जाते हैं। साइंस फिक्शन की बात करें तो साइंस फिक्शन क्या होता है दोस्तों, एक स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है जिसमें क्या होता है, गैस पर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो गैस पर दिया जाता है, यानी कि किसी चीज़ को अनुमान लगाने पर ज़्यादा बल दिया जाता है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द फैक्ट्स। इसके साथ साथ ये किससे डील करता है, ये इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट और एडवांसमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर डील करता है। इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स और एक्स्ट्रा टेरिटरियल लाइफ को भी दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे स्पेस की लाइफ हुई या फिर जो दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग हैं उनको भी जगह दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो खासियत स्पेस फिक्शन की है, तो मैं आपको बता दूं स्पेस फिक्शन जो एक जेनर है, किसका, एक सब जेनर है साइंस फिक्शन का, इस वजह से इसमें भी ये मेंशन है। इसको लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ के नाम से भी जाना जाता है साइंस फिक्शन को। इसमें साइंटिफिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को दर्शाया जाता है, और साइंस फिक्शन में कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो एंशिएंट मैथोलॉजी के भी होते हैं, जैसे कि फैंटेसी, हॉरर, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर हीरो फिक्शन, ये सभी एंशिएंट मैथोलॉजी की स्टोरीज में हमें देखने को मिलते हैं, और वही चीज़ हमें साइंस फिक्शन में भी देखने को मिलती हैं। साइंस फिक्शन को जो है एक रिएक्शन के रूप में देखा, मतलब डिनाई किया जा सकता है, किस चीज़ के रिएक्शन के रूप में, जो कि रिएक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के लेकर, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके साथ साथ एच.जी. वेल्स जो हैं वो मोस्ट फेमस साइंस फिक्शन राइटर माने जाते हैं इंग्लिश में। एच.जी. वेल्स को शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एच.जी. वेल्स को क्या जाना जाता है, शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन के रूप में भी जाना जाता है। द टाइम मशीन, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉर्यू, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ड्स, ये फेमस साइंस फिक्शन है एच.जी. वेल्स के। एच.जी. वेल्स साइंस फिक्शंस आर बेस्ड ऑन एलियंस, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इनविजिबिलिटी एंड टाइम ट्रेवल, ये इनके नॉवेल्स का सब्जेक्ट रहा है दोस्तों। क्या क्या, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इनविजिबिलिटी और टाइम ट्रेवल। एच.जी. वेल्स, रॉबर्ट हेनलिन, अर्थर सी क्लार्क, फ्रैंक हर्बर्ट एंड विलियम गिब्सन, ये फेमस साइंस फिक्शन राइटर्स हैं इंग्लिश में। इसके बाद स्पेस फिक्शन, ऑफ को रिमूव कर देना, स्पेस फिक्शन है। स्पेस फिक्शन क्या होता है, ये सब जेनर है किसका, साइंस फिक्शन का। स्पेस फिक्शन मेनली बेस्ड होता है किस पर, कंटेम्प्रेरी स्पेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, जो समकालीन स्पेस की टेक्नोलॉजी होती है उस पर बेस्ड होता है स्पेस फिक्शन। स्पेस फिक्शन
जो है वो स्पेस ओपेरा से भी डील करता है। अभी स्पेस ओपेरा क्या होता है? स्पेस ओपेरा एक एडवेंचर साइंस फिक्शन होता है। क्या होता है? एडवेंचर साइंस फिक्शन होता है जो कि आउटर स्पेस या फिर डिस्टेंट प्लैनेट में सेट होता है, उसको स्पेस ओपेरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों शिकस्त एक नॉवल है किसका? डोरिस लेसिंग का। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्पेस फिक्शन का। H.G. Wells' स्टोरी द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पेस फिक्शंस इन इंग्लिश। दोस्तों H.G. वेल्स की स्टोरी द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ये भी बहुत अच्छा स्पेस फिक्शन है इंग्लिश में। हिंदी मूवी कोई मिल गया बहुत अच्छा उदाहरण है, स्पेस फिक्शन के कॉन्सेप्ट पर आधारित मूवी है जो कोई मिल गया मूवी है। इसके साथ साथ हाइपीरियन बाय डैन सिमंस इज ऑल्सो ए फेमस स्पेस फिक्शन। हाइपीरियन डैन सिमंस का लिखा हुआ एक फेमस स्पेस फिक्शन है। इट इज फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन। जो स्पेस फिक्शन होता है कैसा होता है? वो पूरा हाई इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ होता है। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, और ये यूटोपिया के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करता है, यानी कि द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इमेजिनेटिव प्लेजेंट वर्ल्ड। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिस्टोलरी नॉवल। अब ये एपिस्टोलरी नॉवल होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँगा ताकि आपको बाकी पूरा समझ में आ जाए। एपिस्टोलरी नॉवल को ये मान के चलिए कि अ नॉवल दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। एक ऐसा नॉवल जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है वो एपिस्टोलरी नॉवल कहलाता है। और यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, लेकिन इसके अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेन आपको ये पता होना चाहिए कि एपिस्टोलरी नॉवल होता क्या है। तो एक ऐसा उपन्यास जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है उसको एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। किसको हम एपिस्टोलरी नॉवल बोलते हैं? एपिस्टोलरी नॉवल बोलते हैं हम ऐसे नॉवल को जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? तो एन एपिस्टोलरी नॉवल इज रिटन एज ए सीरीज ऑफ लेटर्स। एक लेटर की सीरीज होती है जिसको एपिस्टोलरी नॉवल के रूप में लिखा जाता है। अब आप कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना? आपने एक लेटर लिखा, मान के चलिए आपने अपनी बिलव्ड के लिए लेटर लिखा, या फिर अपने लवर के लिए लेटर लिखा, अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिखा, फैमिली मेंबर के लिए लेटर लिखा, और आपको आदत है लेटर लिखने की, और आप लेटर लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, और वो लेटर का कलेक्शन बन जाता है। आप उसको अपने पास रिकॉर्ड भी रखते हैं, और वो लेटर का एक कलेक्शन बन जाता है, या फिर उस बंदे से ले लेते हैं जिसको आपने दिए वो लव लेटर। जैसे कि वहाँ पे लुसेटा वापस करती है ना माइकल हेंचार्ड के जो लव लेटर होते हैं द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, और ऐसे ही लेटर का एक कलेक्शन जब बन जाता है, और जब हम उसको एक रूप देते हैं पब्लिश का, उसको पब्लिश कराते हैं, तो दोस्तों वही जो लेटर की सीरीज है वो रूप ले लेती है किसका? नॉवेल का, और वो भी एक प्रकार का उपन्यास बन जाता है जिसको कहा जाता है एपिस्टोलरी नॉवेल। क्या कहा जाता है उसको? एपिस्टोलरी नॉवेल कहा जाता है। जब कोई भी लेटर जो इंडिविजुअल पर्सन का हो, या फिर उसमें डबल कॉन्वर्सेशन हो, या फिर अदर से हो, तो जब एक राइटिंग का जो हमारा ड्राफ्ट है लेटर के रूप में जो ये है, जब ये एक सीरीज एक पब्लिकेशन का रूप ले लेती है, पब्लिश का रूप ले लेती है सॉरी, तो जब ये पब्लिश हो जाती है तो ये क्या बन जाती है? ये नॉवल बन जाता है। और कैसा नॉवल? एपिस्टोलरी नॉवल। उम्मीद है समझ में आया होगा। एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है? दोस्तों सीरीज अच्छी लग रही हो और समझाया हुआ अच्छा लगता हो। अभी तक मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोले थे जो प्रीवियस कराए थे, इस पर मैं थोड़ा सा स्लो में फोकस करूंगा क्योंकि ये आज का टॉपिक है हमारा। वो टॉपिक हम ऑलरेडी करा चुके हैं, वो केवल एक रिवीजन कराना मेरा पर्पस था ताकि आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, और जल्दी जल्दी में ही सही लेकिन आपके दिमाग में एक बार फिर से वो चीज़ आ जाए तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल पक्का हो जाए। और दोस्तों तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कमेंट करके कि आपको तरीका कैसा लग रहा है। तो एपिस्टोलरी नॉवल जो है वो एक सीरीज ऑफ लेटर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। दिस टर्म जनरली कवर्स नॉवेल्स दोज डील विद डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर काइंड्स विद द लेटर्स। ये जो टर्म है, जो एपिस्टोलरी टर्म है, ये किससे डील करता है? ये ऐसे नॉवेल से डील करता है जो कि डील करते हैं डॉक्यूमेंट राइटिंग से, और डॉक्यूमेंट राइटिंग दोज आर एसोसिएटेड विद लेटर्स। और ऐसी राइटिंग जो किससे एसोसिएटेड है? लेटर से एसोसिएटेड है, और वो लेटर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इसमें डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स and some other documents are also included in it whether they are in the form of letter or not। देखो ये बहुत बड़ी बात है,
जो डायरी एंट्रीज होती हैं, आप में से बहुत से लोगों को डायरी राइटिंग का शौक होगा, आप डायरी लिखते होंगे। और डायरी की जो शुरुआत होती है दोस्तों, डियर डायरी से हम जनरली शुरुआत करते हैं, डियर डायरी। और उसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारे दिनचर्या होती है, जो भी हमारा हैपनिंग हुई, जो भी कुछ घटना घटी, जो भी दिन में हुआ, हम उसको नोट कर लेते हैं और वो डायरी बन जाती है। और जब हम उस डायरी को भी पब्लिश कराते हैं तो वो भी एपिस्टोलरी नॉवेल की कैटेगरी में आती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को आदत होती है न्यूज़पेपर क्लिपिंग इकट्ठी करने की। न्यूज़पेपर क्लिप वो हो सकता है आपकी न्यूज़ हो, आपसे जुड़े हुए लोगों की न्यूज़ हो, या फिर आपने कोई रिपोर्ट दी हो वो न्यूज़ हो, या फिर समाज की कोई घटना पर आधारित न्यूज़ हो, और उस घटनाओं पर आप एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरी रिसर्च कर रहे हैं। आपने कश्मीर फाइल्स तो सभी ने देखी है मूवी दोस्तों, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर कश्मीर से जुड़े हुए जो क्लिपिंग्स थी न्यूज़ की, उस मूवी में वो दिखाया गया था कि उसने पूरा रिकॉर्ड, एक एक्टर ने पूरा रिकॉर्ड वो रख रखा था। तो वो क्या है, वो जब अगर जो उस रिकॉर्ड को हम अपने शब्दों में कन्वर्ट करके या फिर एक ग्राफिक के रूप में कन्वर्ट करके उसको पब्लिश करा देते हैं, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, वो भी एपिस्टोलरी नॉवेल की कैटेगरी में आता है। समझ में आया? तो डायरी एंट्रीज हुई, या फिर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हुई, या फिर some other documents are also included in it whether they are in the form of letter or not। कुछ other documents भी हो सकते हैं। अब वो documents कौन से हो सकते हैं दोस्तों, जो भी आप लिखने के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे आपके वो इनफॉर्मल लेटर हैं, चाहे वो आपके फॉर्मल लेटर हैं, चाहे आप कोई रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और आपको कोई आर्टिकल लिखने का शौक है। जब ये चीज़ें आपकी एक सीरीज़ में बन जाती हैं, कलेक्शन के रूप में बन जाती हैं और आप इन्हें पब्लिश कराते हैं, तो वो बन जाता है एपिस्टोलरी नॉवेल। और सीरीज़ में होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। दूसरी बात कि सभी चीजें जो ये सीरीज हैं, जो ये पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे से एसोसिएटेड होने चाहिए। ये क्लियर हुआ कि एपिस्टोलरी नॉवेल में क्या चीज चाहिए। इसके बाद इन कंटेम्प्रेरी राइटिंग, इन कंटेम्प्रेरी राइटिंग दोस्तों, राइटिंग के बाद कोमा मार्क कर लेना। इन कंटेम्प्रेरी राइटिंग सोशल मीडिया सोर्सेज एज ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लॉग्स, पोस्ट्स and emails are also used as a source of epistolary novel writing। दोस्तों अब समय बदल चुका है, हमें वर्तमान समय के अनुरूप चलना है कि ये जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या कहता है। तो दोस्तों आज का जो एज है वो सोशल मीडिया का एज है। आप भी सोशल मीडिया के सहारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो सोशल मीडिया में चीज़ें हैं, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई आपकी, इसके अलावा ब्लॉग्स हो गए, पोस्ट्स हो गई, ईमेल्स हो गए, और या फिर कोई भी अदर सोशल मीडिया राइटिंग प्लेटफॉर्म, उसको आप चाहे आप किस रूप में लेते हैं, एक राइटिंग के रूप में उसको पब्लिश कराते हैं या फिर ई पब्लिश कराते हैं। ई पब्लिश आप समझते हैं, जो आजकल इंटरनेट पे पब्लिश हो जाते हैं। आप उसको ई पब्लिश कराएं या बुक के रूप में पब्लिश कराएं, हार्ड कॉपी में पब्लिश कराएं, तो वो दोनों चीज़ें किस रूप में आएंगी, वो एपिस्टोलरी नॉवेल की कैटेगरी में उसको भी काउंट किया जाएगा। तो आज का जो सिनेरियो है, आज का जो टाइम है, समकालीन जो समाज है, सोशल मीडिया का एज है, तो सोशल मीडिया की सोर्सेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लॉग्स, पोस्ट, ईमेल्स, इनको भी किस में माना जाता है, इनको भी एपिस्टोलरी नॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है, अगर जो इनसे रिलेटेड कलेक्शन को पब्लिश कराया जाता है इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में। क्लियर हुआ? इसके बाद द टर्म एपिस्टोलरी कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड एपिस्टॉल विच मीन्स अ लेटर। दोस्तों ये जो टर्म है एपिस्टोलरी, ये कहाँ से आता है? ये लेटिन भाषा के शब्द एपिस्टॉल से आता है। किससे आता है? एपिस्टॉल। एपिस्टोलरी कहाँ से आया? लेटिन भाषा के शब्द एपिस्टोल से आया, और एपिस्टोल का मतलब होता है लेटर। एपिस्टोल का मीनिंग क्या होता है? एपिस्टोल का मीनिंग होता है लेटर। ये मैं आपको वो फैक्ट्स बता रहा हूं दोस्तों जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। आप एक से एक अच्छी किताब ले लेना, कुछ भी नोट्स आप खरीद लेना, लेकिन आपको इस तरह के जो पॉइंट्स है ना, जो लिटरेरी टर्म्स में मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं, इस तरह के स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये आपको आसानी से देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। ये पॉइंट्स बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये जो टर्म है एपिस्टोलरी, ये कहाँ से आया? लेटिन भाषा के शब्द एपिस्टॉल से आया, जिसका मतलब अ लेटर है। इसके बाद इन जर्मन एपिस्टोलरी नॉवेल इज नोन एज ब्रीफ रोमान। दोस्तों जर्मन में
एपिस्टोलरी नॉवल को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जर्मन में एपिस्टोलरी नॉवल को किस नाम से जाना जाता है? जर्मन में एपिस्टोलरी नॉवल को ब्रीफ रोमन के नाम से जाना जाता है। ब्रीफ रोमन के नाम से जाना जाता है जर्मन में किस चीज को? एपिस्टोलरी नॉवल को। क्लियर हुआ? इसके बाद इट प्रेजेंट्स मोर रियलिज्म बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग और रियल लाइफ। दोस्तों इसमें ज्यादा रियलिज्म होता है, इसमें फैंटेसी कम होती है, इसमें रियलिज्म ज्यादा होता है, इसमें इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट कम होता है, रियलिज्म ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई चीज डायरी में लिखते हैं, जब हम कोई चीज लेटर के रूप में लिखते हैं, तो हम दिल से जुड़े हुए होते हैं, और जब हम कोई चीज दिल से लिखते हैं तो वो कल्पना कम होती है, हमारी लाइफ की रियलिटी उसमें ज्यादा आ जाती है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट से होके ये चीज़ गुजरती है और वो अपने रियल एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा शेयर करता है राइटर जो है इसमें। तो इसमें क्या होता है? रियलिज्म को ज़्यादा दर्शाया जाता है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग ऑफ रियल लाइफ से एसोसिएटेड होता है। ये क्वेश्चन अगर जो आ जाए कि इसमें रियलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ रियल लाइफ। क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ड्राफ्टिंग ऑफ रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कोई प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, ये पर्सनल ड्राफ्टिंग है जो हमारे अपने लोगों के लिए हमने लिखा है कुछ, या फिर खुद अपने लिए लिखा है हमने कुछ, तो उस राइटिंग को यहां पर जगह दी गई है। इसके बाद ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर्स इज द फिक्शनल एडिटर। दोस्तों ये जो ऑथेंटिसिटी होती है लेटर की, वो कौन होता है? फिक्शनल एडिटर होता है। एक फिक्शनल एडिटर, उस एडिटर के नेम को मेंशन नहीं किया जाता जब कोई राइटर, सपोज करो आपने कोई लेटर्स लिखे, ठीक है ना, आपने लेटर्स लिखे और उन लेटर्स को मैंने पब्लिश करा दिया और मैंने आपके नेम को उसमें मेंशन नहीं किया, तो आप कैसे एडिटर हो गए? एक फिक्शनल एडिटर हो गए ना। तो उस कंडीशन में ऑथेंटिसिटी ऑफ लेटर्स जो है वो फिक्शनल एडिटर के रूप में जनरली प्रेजेंट की जाती है। इसके साथ साथ एपिस्टोलरी नॉवेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एपिस्टोलरी नॉवेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एपिस्टोलरी नॉवेल्स के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप्स होते हैं किसके? एपिस्टोलरी नॉवेल्स के। नंबर 1 मोनोफोनिक, नंबर 2 डायलॉजिक, नंबर 3 पॉलीफोनिक। मोनो अकेले के लिए, डायलॉग डायलॉग के लिए, पॉलीफोनिक 2 या 2 से अधिक के लिए। तो मोनो लेटर्स ऑफ ओनली 1 कैरेक्टर। मोनोफोनिक का यहां पर मतलब क्या है दोस्तों? एपिस्टोलरी नॉवेल्स में मोनोफोनिक का मतलब आता है लेटर ऑफ ओनली 1 कैरेक्टर। एक ऐसा लेटर जिसमें केवल एक ही व्यक्ति मौजूद हो, ठीक है ना, वो अपनी बात कर रहा हो। और कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं लेटर में, उसके जवाब को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आप व्हाट्सएप करते हैं ना, तो व्हाट्सएप में क्या होता है? व्हाट्सएप में आपने क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर आपके फ्रेंड ने दे दिया, फिर आपने क्वेश्चन किया, फिर आंसर हो गया, तो वो तो 2 लोग हो गए। और जब हम एक लेटर लिखते हैं, अपने खुद का हम लेटर लिख रहे हैं, अकेले बारे में बात कर रहे हैं, केवल अकेले ही डिस्कस कर रहे हैं, वो मोनोफोनिक है। केवल एक ही व्यक्ति होगा और एक ही व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है। डायलॉजिक में क्या हो जाता है? लेटर्स ऑफ 2 कैरेक्टर्स, इसमें 2 कैरेक्टर्स के लेटर्स इंक्लूड हो जाते हैं। या तो वो किस रूप में होते हैं? या तो उनके अलग अलग लेटर्स हों, या फिर एक ही लेटर में दोनों का कॉन्वर्सेशन हो, एक ही लेटर में दोनों की बातों को दर्शाया जाए। और वो किस तरह से? कभी कभी काल्पनिक रूप में हम दूसरे का भी आंसर खुद दे देते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में डायलॉजिक ये बन जाते हैं। इसके साथ पॉलीफोनिक, लेटर्स विद 3 और मोर कैरेक्टर्स। पॉलीफोनिक में क्या होता है? इसमें 3 या ज्यादा कैरेक्टर्स को दर्शाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। और डायलॉजिक में 2 कैरेक्टर्स को जगह दी जाती है, और मोनोफोनिक में केवल एक सिंगल कैरेक्टर होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। इसके बाद दोस्तों लव लेटर्स बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर published anonymously in 3 volumes is supposed to be the first epistolary novel। अब ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लव लेटर्स बिटवीन नोबलमैन एंड हिज सिस्टर, इसको ये माना जाता है कि फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल है। फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल किसको माना जाता है? लव लेटर्स बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर को फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल माना जाता है, लेकिन इसके राइटर अज्ञात है, उनके बारे में पता नहीं है। तो ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ, और इसको लेकिन ये क्लेम कहा जाता है कि एफ्राबेन जो है इनके राइटर के रूप में एफ्राबेन को क्लेम किया जाता है, लेकिन इस बात पर डिस्प्यूट है कि एफ्राबेन इसके राइटर हैं या नहीं है। इसके साथ जेम्स हॉल
इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल इन इंग्लिश। जेम्स हॉवेल को माना जाता है क्या? एपिस्टोलरी नॉवल का फाउंडर इंग्लिश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एपिस्टोलरी नॉवल के फाउंडर कौन है इंग्लिश में? तो योर आंसर विल बी जेम्स हॉल। जेम्स हॉल्स famous epistolary collection familiar letters deals with the subject of prison, foreign adventure and love of women। जो ये एपिस्टोलरी कलेक्शन है जिसका नाम है फैमिलियर लेटर्स, जिसको एपिस्टोलरी नॉवल हम कह सकते हैं, वो किससे डील करता है? सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन से, फॉरेन एडवेंचर से और लव ऑफ वीमेन से डील करता है। सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला एंड अदर वन क्लैरिसा। सैमुअल रिचर्डसन के जो नॉवेल्स हैं पामेला और क्लैरिसा, ये फाइन एग्जाम्पल माने जाते हैं किसके? एपिस्टोलरी नॉवल के इन 18th सेंचुरी। अब दोस्तों ये हमारा एपिस्टोलरी नॉवल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बार लेकिन बने रहें अभी मेरे साथ, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा तो और अच्छी तरह से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एपिस्टोलरी नॉवल होता क्या है? एक ऐसा उपन्यास जो लेटर के फॉर्म में लिखा जाए, लेटर की सीरीज में लिखा जाए, उसको एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। जो एपिस्टोलरी नॉवल है ये डॉक्यूमेंट से डील करता है और उन डॉक्यूमेंट राइटिंग से जो कि एसोसिएटेड होते हैं लेटर राइटिंग से। इसके साथ साथ डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और अदर डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी इसका ही पार्ट माने जाते हैं, चाहे वो लेटर हो या ना हो। और आजकल जो समकालीन समय है, सोशल मीडिया का एज है, इसमें जो कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लॉग्स, पोस्ट, ईमेल, ये सभी एपिस्टोलरी नॉवल की सोर्स के रूप में माने जाते हैं। जो एपिस्टोलरी टर्म है ये लेटिन वर्ड एपिस्टोल से आया। किससे आया? लेटिन वर्ड एपिस्टोल से, जिसका मतलब लेटर होता है। जर्मन में एपिस्टोलरी नॉवल को ब्रीफ रोमान के नाम से जाना जाता है। जर्मन में एपिस्टोलरी नॉवल को किस नाम से जाना जाता है? ब्रीफ रोमान के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादा रियलिज्म को दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि ये राइटर की एक्चुअल राइटिंग, एक्चुअल ड्राफ्टिंग से डील करता है। जो ऑथेंटिसिटी है लेटर्स की, वो कौन है? फिक्शनल एडिटर है। फिक्शनल एडिटर है ऑथेंटिसिटी लेटर की। एपिस्टोलरी नॉवेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एपिस्टोलरी नॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मोनोफोनिक यानी कि ऐसे लेटर्स जिसमें केवल एक कैरेक्टर को दर्शाया जाता है, डायलॉजिक जिसमें 2 कैरेक्टर्स को जगह दी जाती है, और पॉलीफोनिक जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को जगह दी जाती है। टाइप समझ में आ गए ना? इनके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है, मोनोफोनिक, डायलॉजिक और पॉलीफोनिक। तो मोनोफोनिक में 1 कैरेक्टर, डायलॉजिक में 2 कैरेक्टर और पॉलीफोनिक में 3 या 3 से ज्यादा कैरेक्टर्स को जगह दी जाती है। लव लेटर्स बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर, जो कि एनोनिमसली पब्लिश हुआ और 3 पार्ट्स में, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ। ये फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल माना जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एफ्रा बेन जो है इज क्लेम टू बी इट्स राइटर, ठीक है ना, लेकिन ये बात जो है ये डिस्प्यूट में है। जेम्स हॉवेल को जो है इसका फाउंडर माना जाता है एपिस्टोलरी नॉवल इन इंग्लिश, ठीक है ना। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल इन इंग्लिश। हु? जेम्स हॉल। जेम्स हॉल्स फेमस एपिस्टोलरी कलेक्शन इनका फैमिलियर लेटर्स है, जो कि डील करता है किस सब्जेक्ट से? प्रिजन के, फॉरेन एडवेंचर के और लव ऑफ वीमेन के। इसके साथ साथ 18th सेंचुरी में सैमुअल रिचर्डसन के नॉवल पामेला और क्लैरिसा, ये बहुत अच्छे उदाहरण माने जाते हैं 18th सेंचुरी में एपिस्टोलरी नॉवेल्स के। बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी सीरीज़ ये अच्छी लग रही है तो आप खुद सोचिए, जो रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने ली हैं, जब मैं आपको 20-25 मिनट में इतना सब कुछ दे सकता हूं, तो आप सोचिए कि वो जो 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जिसमें बोर्ड पे पढ़ाया गया है, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल होंगी। तो आप उस कोर्स को भी मुझसे परचेज कर सकते हैं, जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि केवल 1000 रुपये में आपको मिल रहा है।
तो आप उसको परचेस कर लें और इस सीरीज को तैयार कर लें और साथ में हमारे नोट्स देख लें। इसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। और कुल मिलाकर मार्क्स क्या कि आपका नंबर आ ही जाएगा अगर तो आपने इस तरह से तैयारी कर ली, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1,000 रुपये में आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। तो आप उस रिकॉर्डेड सेशन को ले सकते हैं। इसके साथ साथ 2,000 रुपये में हमारे वन लाइनर नोट्स हैं यूपी टीजीटी के, जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। और अगर आप दोनों चीजें एक साथ लेते हैं तो केवल 2,500 रुपये में आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो एक स्पेशल स्कीम है, इसका फायदा जरूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सब्सक्राइब कराएं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।